हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम बीएड सेकेंड ईयर संस्कृत शिक्षण में इकाई 1 का अध्ययन कर रहे थे। तो आज हम किस विषय के बारे में पढ़ेंगे? 29/7/20 वित्तीय वर्ष संस्कृत शिक्षण। इकाई 1 पढ़ रहे थे। इकाई 1 आपने भी देखा होगा कि कोई भी हम कार्य करते हैं, चाहे घर पे कार्य करो, चाहे हम विद्यालय में काम कर दो या महाविद्यालय में कार्य करते हो, किसी भी कार्य कोई भी कार्य करने के लिए उसके कार्य के पीछे हम योजना बनाते हैं भले कि किस तरह से हमको कार्य करना है। लेकिन ये सब कार्य करते हैं, उस कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। उस कारण को ही हम उद्देश्य कहते हैं। उस कारण को ही हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। मतलब है कि कोई भी कार्य बिना उद्देश्य के नहीं किया जाता है, और कार्य अगर किया जाता है तो वो उद्देश्य को लेकर ही कार्य किया जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर उद्देश्य का आभास नहीं है तो उस कार्य में ना तो रुचि रहेगा और वो कार्य कभी सफल भी नहीं होगा। अगर उद्देश्य पहले से निर्धारित नहीं है, किसी भी कार्य के अगर पहले से उद्देश्य निर्धारित नहीं है तो वो कार्य कभी भी सफल नहीं हो सकता। इसलिए कार्य को करने से पहले उद्देश्य को निर्धारित करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही आज हम संस्कृत शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में आज चर्चा करेंगे कि जो पहली से 5वीं है यानी प्राथमिक स्तर पर है, और उच्च प्राथमिक यानी 6ठी से 8वीं है, और माध्यमिक है जो 9वीं 10वीं है, और उच्च माध्यमिक यानी 11वीं 12वीं। जो एक भारत सरकार है या राजस्थान सरकार है जो पाठ्यक्रम निर्मित किया जाता है, पाठ्यक्रम बनाया जाता है, उस पाठ्यक्रम के पीछे उद्देश्य क्या होता है? हम बालकों में या शिक्षकों में कौन से उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं? अगर उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती है तो वो पाठ्यक्रम उचित नहीं है, और उस पाठ्यक्रम से किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। इसलिए आज हम संस्कृत शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य। अब संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य, यहाँ पे हमको पहले शिक्षण के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा कि शिक्षण किसे कहते हैं। ये मैंने कई बार बताया कि शिक्षण का मतलब होता है पढ़ाने का तरीका, यानी संस्कृत को किस तरह से पढ़ाई जाए, संस्कृत का जो अध्यापन है, जो अध्ययन है, वो किस तरह से कराया जाए जिससे बच्चों को आसान से समझ आ जाए। और अब उद्देश्य का मतलब होता है कि कार्य के पीछे कारण, कार्य के पीछे कारण। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, इसका मतलब होता है कि कोई भी कार्य करते हैं उसके पीछे अवश्य कारण होता है, और कारण के पीछे बिना कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। उस कारण को ही हम उद्देश्य कहते हैं। उस कारण को ही हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं, क्योंकि बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य नहीं किया जाता है, और बिना कारण के कोई भी उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता। तो कोई भी कार्य करने के लिए उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। विश्व के अन्य चिरतम सत्यों के साथ यह भी एक सार्वभौमिक सत्य है कि हम आज उसी सिद्धांत, उसी नियम को या उसी विषय को अंगीकार करते हैं जिसके कुछ निश्चित लाभ होते हैं। यानी हम उसी नियमों को मानते हैं, उसी सिद्धांतों को मानते हैं जिसके पीछे कोई लाभ होता है। अगर एक मनुष्य का उसके पीछे कोई लाभ नहीं है तो हम उन नियमों को नहीं मानते, उन विषयों को नहीं मानते और उन सिद्धांतों को नहीं मानते। इसी तथ्य के संदर्भ में संस्कृत विषय को भी स्वीकार किया गया है, जबकि इसके पीछे निश्चित कोई उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, और
बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य नहीं किया जाता है, बिना उद्देश्य के शिक्षण कार्य भी नहीं किए जाते। इस कारण से हम संस्कृत के उद्देश्य को निम्न प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं, यानी संस्कृत के उद्देश्य को निम्न प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं। संस्कृत के निम्न प्रकार से उद्देश्यों को निर्धारित किया जा सकता है। अब पहला है, जैसे पहला हम बताते हैं कि जैसे प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर पर। अब यहां पे कौन सा होगा? 1 से 8 कक्षा तक, यानी पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक बच्चों में कौन से उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है? मानव की यह कौन सी अवस्था होती है? बाल्यावस्था का अंतिम होता है। मतलब है कि यह अवस्था कौन सी होती है? बाल्यावस्था का अंतिम और किशोरावस्था का प्रारंभ। इन दोनों का मतलब है कि बाल्यावस्था ढलने वाली होती है और किशोरावस्था प्रारंभ होने वाली होती है। तो इन दोनों के जो बीच में काल होता है उसको बोलते हैं संक्रमण काल। क्या होता है? संक्रमण काल। ना तो वो बाल्यावस्था छोड़ पा रहे हैं और नहीं वो किशोरावस्था में मतलब प्रवेश किया है, तो इस काल को हम क्या कहते हैं? संक्रमण काल कहा जाता है। अतः इस काल में मानसिक उथल-पुथल का समय है। अतः बालक के समझ उच्च दर्शनीय शिक्षा होनी चाहिए, जिसका संस्कृत साहित्य भंडार है। लेकिन इस स्तर पर प्राथमिक स्तर है, अतः छात्र शुद्ध उच्चारण कर सके, धारा प्रवाह पढ़ सके, ऐसे उद्देश्य होने चाहिए। तो कौन से उद्देश्य होने चाहिए? देखिए कौन से उद्देश्य होने चाहिए। पहला है कि सरल गद्य खंडों को शुद्ध से पढ़ सके, सरल गद्य खंडों को शुद्धता से पढ़ सके, यानी जो गद्य होते हैं अपने संस्कृत में 3 काव्य होते हैं, गद्य काव्य, पद्य और चंपू काव्य। गद्य में गद्यांश होते हैं, पद्य में श्लोक होते हैं और चंपू काव्य में दोनों होते हैं। और दूसरा है कि सरल पद्य खंडों को लय गतिपूर्वक पढ़ सके। तीसरा है आदर्श श्लोकों को इच्छा अनुसार पाठ पढ़ सके। इच्छा अनुसार पाठ पढ़ सके। इसके बाद में आदर्श श्लोकों को होता है आदर्श श्लोकों को मानवीय मूल्यों के लिए कंठस्थ
कर सके। पांचवा है कि कठिन शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़ सके, लिख सके। कठिन शब्दों को ध्यानपूर्वक लिख सके। इसके बाद में नेक्स्ट है याद किए गए श्लोकों को बिना देखे लिख सके। याद किए गए श्लोकों को बिना देखे लिख सके। ठीक है। सातवां पॉइंट है श्रुति के रूप में सरल वाक्यों का मौखिक रूप से अर्थ कर सके। सरल वाक्यों को मौखिक रूप में याद कर सके। आठवां है सरल वाक्यों को मातृभाषा में अनुवाद कर सके। नौवां है मातृभाषा से संस्कृत भाषा में अनुवाद कर सके। संस्कृत भाषा में अनुवाद कर सके। उसके बाद में सरल श्लोकों को समझ सके। सरल श्लोकों को समझ सके और भी है सरल वाक्यों की पुनरावृत्ति कर सके। सरल वाक्यों की पुनरावृत्ति कर सके। फिर लास्ट में संस्कृत भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न कर सके। तो ये है आपके प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य। प्राथमिक स्तर पर यह उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद में हम माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर क्या उद्देश्य होने चाहिए वो बताऊंगा मैं। अब आपको समझ आ गया है कि प्राथमिक स्तर पर कौन से सरल गद्य खंडों को शुद्ध से पढ़ सके, सरल पद्य खंडों को गए गति के ऊपर पढ़ सके, आदर्श श्लोकों को इच्छानुसार पढ़ सके, आदर्श श्लोकों को मानवीय मूल्यों के लिए कंठस्थ कर सके, कठिन शब्दों को ध्यानपूर्वक लिख सके, याद किए गए श्लोकों को बिना देखे लिख सके, सरल वाक्यों को मौखिक रूप से याद कर सके, सरल वाक्यों को मातृभाषा में अनुवाद कर सके, मातृभाषा से संस्कृत भाषा में अनुवाद कर सके, सरल श्लोकों को समझ सके, सरल वाक्यों की पुनरावृत्ति कर सके और संस्कृत भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न कर सके। अब है अपने माध्यमिक स्तर पर क्या उद्देश्य है। दूसरा है माध्यमिक या उच्च माध्यमिक।
स्तर पर, यानी 9 से कौन सी रहेगी 12वीं तक, 9 से 12वीं तक। तो ये एक किशोरावस्था होती है। और किशोरावस्था में क्या क्या लगे, देखो संस्कृत के कठिन गद्य खंडों को पढ़ने की क्षमता उत्पन्न कर सके, संस्कृत के कठिन गद्य खंडों को, संस्कृत के कठिन गद्य खंडों को पढ़ने की क्षमता उत्पन्न कर सके, पढ़ने की क्षमता उत्पन्न कर सके। उसके बाद है कि संस्कृत के कठिन पदों को पढ़ने की क्षमता, ऐसे जैसे संस्कृत के कठिन पद्य खंडों को पढ़ने की क्षमता उत्पन्न कर सके। ठीक है। इसके बाद में है कि श्लोकों को छंदानुसार, श्लोक को छंदानुसार, छंदा छंद अलंकार होता है ना, स्वस्वर शुद्ध उच्चारण में वाचन कर सके। उसके बाद आपने चौथा है कि संस्कृत के बड़े बड़े वाक्यों को उचित अनुमति के साथ पढ़ सके। संस्कृत के बड़े बड़े वाक्यों को उचित अन्वय का मतलब होता है छोटे छोटे वाक्य बनाना, अन्वय बनाना के द्वारा पढ़ सके। पांचवा है कि संस्कृत साहित्य के रत्नमय श्लोकों को संग्रह कर सके। संस्कृत साहित्य के रत्नमय श्लोकों का संग्रह कर सके। छठा है कंठस्थ श्लोकों को यथारूप अभिव्यक्ति में प्रयोग कर सके। कंठस्थ श्लोकों को यथार्थानुकूल प्रयोग कर सके। इसके बाद में मातृभाषा से संस्कृत में अनुवाद कर सके। मातृभाषा से संस्कृत में अनुवाद कर सके। संस्कृत में अनुवाद कर सके और संस्कृत से मातृभाषा यानी हिंदी में अनुवाद कर सके। नौवा है कि संस्कृत से हिंदी में अनुवाद कर सके, मातृभाषा से संस्कृत में अनुवाद कर सके और संस्कृत में भी अनुवाद कर सके। संस्कृत में
अनुवाद कर सके। तो ये है माध्यमिक स्तर पर उद्देश्य, माध्यमिक स्तर पर उद्देश्य। संक्षिप्त रूप से निबंध की रचना कर सके, संक्षिप्त रूप में निबंध, पत्र की रचना कर सके। तो ये अपने माध्यमिक स्तर पर उद्देश्य है कि माध्यमिक स्तर पर क्या उद्देश्य की प्राप्ति होनी चाहिए बालकों को और किस किस के उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है। और इसके अलावा भी बहुत से उद्देश्य पाठ योजना बनाई होगी। पाठ योजना में हम आपको देखा होगा कि आगे हम विशिष्ट उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य के बारे में उसका कॉलम भरते हैं, उसके बारे में कि अपन बालकों से कौन से अपेक्षित उद्देश्य की मतलब परिवर्तन की इच्छा करते हैं और अपेक्षित उद्देश्य की मतलब क्या अपेक्षा उद्देश्य का निर्माण करना चाहते हैं बालकों में। तो संस्कृत शिक्षण के उद्देश्यों को निम्न वर्गों में व्यवस्थित किया जा सकता है। संस्कृत के निम्न प्रकार के उद्देश्य को विभाजित किया जा सकता है। विभाजित किया जा सकता है। अब कौन से है? जैसे पहला है कि ज्ञानात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक। दूसरा है अवबोधात्मक उद्देश्य, ठीक है। तीसरा है कोष्ठात्मक उद्देश्य। चौथा है रुच्यात्मक उद्देश्य। पांचवा है अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य। उसके बाद में छठा है उपयोगात्मक, उपयोगात्मक उद्देश्य। सातवां है अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य। अभी आपने पाठ योजना में पढ़ी हो तो पाठ योजना में इनको आपको पता होगा कि ज्ञानात्मक उद्देश्य विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, अवबोध में होता है ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात छात्रों में विषय वस्तु को समझने की प्रवृत्ति का विकास करना, ठीक है ना। इसमें विषय वस्तु होता है और इसमें ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात छात्रों में विषय वस्तु को समझने की प्रवृत्ति का विकास। कोष्ठात्मक क्या होता है? कोष्ठात्मक उद्देश्य होता है कि वाचन लेखन आदि में कुशलता उत्पन्न करना है। रुच्यात्मक उद्देश्य संस्कृत साहित्य तथा विषय वस्तु के प्रति छात्र रुचि उत्पन्न करना है इसमें रुच्यात्मक उद्देश्य में। उसके बाद में अभिव्यक्त्यात्मक, संस्कृत भाषा में अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके, यानी अभिव्यक्त मतलब अपने संस्कृत भाषा को प्रकट कर सके, संस्कृत भाषा में लिख सके। अब उसके बाद में उपयोगात्मक यानी संस्कृत भाषा का उपयोग कर सके या पढ़ी हुई विषय वस्तु को भली भांति जीवन में उपयोग कर सके। और अभिव्यक्त्यात्मक में क्या होता है कि आदर्शोन्मुख भाषा उत्पन्न अध्ययन में छात्रों में आदर्श अभिव्यक्ति का विकास कर सके। तो यह है संस्कृत शिक्षण के निम्न उद्देश्य। प्राथमिक स्तर का मैंने बता दिए। कुछ
प्राथमिक बताए, माध्यमिक स्तर पर बताए, तो अलग अलग प्राथमिक स्तर पर अलग उद्देश्य होते हैं और उस माध्यमिक स्तर पर अलग उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य नहीं किया जाता है और उद्देश्य को निर्धारित करके ही पाठ्यक्रम निर्मित होता है और पाठ्यक्रम उद्देश्य को देखते हुए ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। क्योंकि अगर उद्देश्य का निर्माण नहीं हो रहा है या उद्देश्य किसी कार्य में उद्देश्य नहीं है तो फिर वो कार्य करना सही नहीं है, पाठ्यक्रम निर्मित होना से कोई मतलब नहीं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगला विषय पढ़ेंगे। धन्यवाद।